अजीज़ाबाद के दो कमरों जिसको बाद में 9/0 से शोहरत मिली, यहाँ पर 4 दहाई तक एक आवाज़ ने न सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों पर राज किया बल्कि इस्लामाबाद में बनने और टूटने वाली हुकूमत में इसका बुनियादी किरदार होता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में जब उन्हें हुकूमत बनानी पड़ी तो बिल आखिर उन्हें 9/0 ही आना पड़ा। इसी तरह जब मियाँ नवाज़ शरीफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पेशरफ्त की तो उसका आगाज़ भी 9/0 से भी किया। और ये सिलसिला 1988 से जो बानी मुत्तहदा के इस शहर पर बल्कि सिंध के शहरी इलाकों के शहर पे राज का था, वो बरसों नहीं दहाइयों तक चलता रहा। लेकिन फिर एक मरहला ऐसा आया कि एक बड़ी शदीद महादराई के बाद, कशीदगी के बाद बानी को मुत्तहदा को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन उनकी लेगेसी जिसे कहते हैं विरासत, वो यहाँ पर मुकामी क़यादत करती रही। बानी मुत्तहदा का जो घर था या मरकज़ का था उसे 9/0 कहा जाता था, जबकि फिर उसके कई फासलों पर कम से कम कोई 9 ऐसे घर थे जो अजीज़ाबाद में 9/0 के कब्ज़े में थे, तसल्लुत में थे। और इसमें सबसे बड़ा खुर्शीद खानम मेमोरियल हॉल था। मैंने वहाँ का भी विज़िट किया है, जहाँ पर 57 कमरों में बैठकर चारों सूबों के नुमाइंदे बैठते थे, MNA बैठते थे, MPA बैठते थे, उनकी ड्यूटियाँ लगती थीं और बड़े बड़े सियासी रहनुमा वहाँ आते थे। और बड़ा अच्छा, मैंने तो सेनेटर नासिर जलील के साथ वहाँ पर लंच भी किया है और एक तारीख़ी तस्वीर से मरसा था। और फिर आपको इल्म है कि टर्निंग पॉइंट बहरहाल 2013 के इलेक्शन थे जब PTI इस शहर में उभरी और फिर 16 अगस्त, जी हाँ 22 अगस्त 2016 टर्निंग पॉइंट था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तारीख़ में, कि जब बानी मुत्तहदा ने एक ऐसी तकरीर करी कि जिसके बाद उनके ख़िताब पर भी पाबंदी लगी। और फिर जो उनकी वारिस थे, सियासी वारिस थे, उन्होंने भी बगावत की। पहले मुस्तफ़ा कमाल ने, फिर खालिद मकबूल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने, और फिर आज मुत्तहदा पाकिस्तान के नाम से एक जमात है, एक PSP यानी मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एक अपना धड़ा बना चुके हैं जो मुत्तहद करने के लिए। आफाक भाई की भी एक जमात चल रही है, लेकिन लंदन में बैठे हुए कुछ लोग अभी तक बानी मुत्तहदा की सियासत को आगे बढ़ाने की सही नाकाम कर रहे हैं कि आपको इल्म है कि वो ना उनकी आवाज़ आ सकती है, ना उनका मंशूर, ना प्रोग्राम, ना अमली तौर पर यहाँ पर सरगर्म अमल होते हैं। और अब हमने देखा कि कोई पिछले 5 साल से सेक्रेटेरिएट और बानी का बंद था। अचानक बानी मुत्तहदा के घर में, जिसे कहते हैं, जिसे मरकज़ कहते हैं, वहाँ पर आग लगती है, शॉर्ट सर्किट का से आग लगती है बताया जाता है। लेकिन आग के धुएं ऐसे थे जिसने अपने लपेट में पूरे कई घरों को ले लिया, आप देख सकते हैं उसके। और फिर जो शॉर्ट सर्किट लगा और उससे जो आतिशज़दगी हुई, और फिर इस आतिशज़दगी के बाद कहते हैं कि जी शॉर्ट सर्किट था। लेकिन एक दिन बाद यानी कुछ देर बाद ख़बर आती है कि शौकत खानम मेमोरियल हॉल जो था वो हुकूमती कब्ज़े में चला गया। हुकूमती कब्ज़े में इस तरह चला गया कि उसको जो है ईदी मेडिकल सेंटर का नाम दे दिया गया। ये ख़त के ज़रिए बताया गया कि ये जो जगह थी ये कुछ इस पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया गया था। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली रज़ा, ये बताइए, ये जो मैंने पूरी आपको तारीख़ बताई MKM की, बल्कि होने की कोशिश की, तो ये एक बहरहाल एक खुर्शीद मेमोरियल हॉल कानूनी तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो रजिस्टर्ड थी इलेक्शन कमीशन में, उसका ये सेक्रेटेरिएट था। इसका यकीनन बिजली का बिल जाता होगा, गैस का बिल जाता होगा, पानी का बिल जाता होगा, ये और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक। तो ये अब किस कानून के आइन के तहत सिंध हुकूमत ने ही यकीनन इसको अपने कब्ज़े में लिया होगा अली रज़ा?
मुजाहिद साहब, मैं बताता चलूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये हर दफ़ा क्लेम करती आई है और यही वजह है कि वो आज भी बादराबाद में बैठ के ये बात करती है कि ये हमारा आर्जी मरकज़ है। और जिस खुर्शीद मेमोरियल हॉल की हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो वही हॉल है जहां पर एक 57 के करीब कमरे थे और फिर 3 मंजिला इमारत में राब्ता कमेटी, मुख्तलिफ MP MNAs और मुख्तलिफ पूरे इलेक्शंस पूरी सारा सिलसिला अगर हम कहें हेडकोार्टर था ये, और यहाँ पर चला करता था। अब हम ये बताते चले नाजरीन को भी कि अदालती हुक्म है 2010 का, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने जो लेटर जारी किया उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। तो 2010 के जो अदालती हुक्म था उस पर अब अमल दरामद हो रहा है और ये सिर्फ एक प्लॉट नहीं बल्कि ये कैसे कह सकते हैं कि फलाही 9 प्लॉट थे जिनके ऊपर ये हुक्म आया है कि इनको अपनी असल हालत में बहाल किया जाए। इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इदारों को जो है वो ख़त भी लिखा है। अब इस हवाले के जैसे ये लेटर सामने आया और ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फोरम्स पे वायरल हुआ, तो इसके हवाले से जो हलकों में बात हुई, ना सिर्फ एमक्यूएम बल्कि जो शहरी हलके हैं उसके हवाले से ये बात जो है वो सामने आ रही है कि अभी भी शहर के अंदर कई 100 एकड़ अराजी जो है अभी भी कब्ज़ा है। उसके ऊपर भी शहरी मुंतज़िर है कि ये जो फ़ैसले हैं इस तरह के आएँ ताकि जो बड़ी जगहों पर फलाई जहाँ पर मेडिकल सेंटर्स होने चाहिए थे, जहाँ पर अली रज़ा, ऐसा भी है कि आपको इल्म होगा कि इससे पहले खुद एमक्यूएम पाकिस्तान ये कहती रही कि ये उनके हवाले किए जाए। बल्कि अगर आपको याद होगा कि डॉक्टर ज़फ़र आरिफ साहब भी मुत्तहदा लंदन के नुमाइंदे बन गए थे, वो अदालत के ज़रिए केस लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि वो 90 में जाकर बैठें। तो वो जो 90 है, ये शौकत खानम जो है वो बरसों से तकरीबन बंदी थे। फिर जो ये शॉर्ट सर्किट या जो आग लगी है उसमें जिसे कहते हैं यानी मरकज़ में या उनके घर में या फिर खुर्शीद, उसके बाद फिर खुर्शीद हॉल में लिया गया। तो अमली तौर पर ये जो दावे कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र आरिफ, ये आज भी ये जो मुत्तहदा कौमी मुहिम पाकिस्तान कहती थी कि ये हमारे हवाले किया जाए, मेरे ख्याल में अदालत में ये केस भी लगा हुआ है। तो इनका क्या ये हक़ बनता है? सर बात ये मुजाहिद साहब 90 जहाँ पर कुछ रोज़ कबल आग लगी उससे कुछ ही फासले पर जो है ये खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो है वो कायम है और वहाँ पर ये मामला जब अदालती हुक्म आ गया है सामने, तो अब क्लेम जो है वो यकीनी तौर पे, क्योंकि उसको अब ये करार दिया गया है कि ये फलाई इदारे का इस जगह पर, इस मुकाम पर कोई ना कोई मेडिकल सेंटर होना चाहिए और वो ही बनना चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि जो इस अदालती हुक्म जो कि अदालत ने दिया उसमें 9 ऐसे प्लॉट्स हैं और जहां को जिन पे कहा गया हुक्म दिया है कि इनको अपनी असल हालत में बरकरार और बहाल किया जाए। मगर जो हल्के हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, और जो धड़ों का जो सिलसिला इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसके अंदर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी अब इसके ऊपर लबकुशाई करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है उस तरह जिस तरह हम माजी में देख सकते या सुनते थे कि एक मामले के ऊपर जो शिद्दत सामने आती थी वो अब हमें उस तरह दिखाई नहीं दे रही। और जब से ये धड़े बने हैं जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, अली रज़ा, ये आप समझते हैं कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो सिंध हुकूमत की भी अलाई है, मरकज़ में तो खैर वो वजारतों में भी बैठे हुए हैं, एक इत्तेहादी होने के नाते ये जो एक बहुत बड़ा स्टेप एक लिहाज से उठाया गया। और आपको इल्म है कि सिंध के शहरी इलाकों के आवाम के लिए ये एक जगह तारीख़ी हैसियत, एक विरसे की शक्ल इख्तियार कर गई थी। तो क्या उनको एतमाद में लेकर ये किया गया होगा या उनकी बेखबरी में ये हुआ होगा अली रज़ा? देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उसके अंदर भी हमने ये देखा है, सामने आई है बातें कि जो कारकुनान थे उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया जा रहा है कि जो वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह वो भी आएंगे, मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ जो वज़ीर आज़म साहब का कोई पैगाम है वो भी आकर दिया जाएगा। मगर ये जो मरकज़ जिसे कहा जाता था, और हमने ये माजी में जो हम रिपोर्टिंग करते हैं और अभी भी देखेंगे इलाका मकीनों बताया कि एक ज़ोरदार धमाके की भी आवाज़ हुई थी 90। और अब जब ये फैसला खुर्शीद मेमोरियल के हवाले से, हॉल के हवाले से आया, तो उसके अंदर भी एक तबका बहुत बड़ी तादाद में अपने मसले हल करवाने के लिए इस हॉल के अंदर जो है वो आया करता था और बड़ी तादाद में लोग इस हॉल के अंदर लाइन, जैसे किसी डॉक्टर या किसी ऐसे मसले के हल के लिए जिस तरह लाइनें लगती हैं उस तरह इस हॉल के अंदर लाइनें लगती थी। रुकने अरकान असम्बली जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते। तो ये पूरी एक बड़ी बिल्डिंग थी। अब तमाम जब ये फैसला आया तो यकीनी तौर पर इस हवाले से अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने
सामने नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई क्लेम आया है कि इसके ऊपर हमें बहाल, क्योंकि जो धड़ेबंदी एमक्यूएम के को सामना है जिस चीज़ का, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कोई भी शख्स हम जब मुलाकातें कर रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर इस हवाले से उस तरह जो बातें हैं, चीज़ें हैं, शिद्दत है, वो सामने नहीं आ रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। जबकि अगर हम दूसरी जानिब देखें तो सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस किया गया है, काफ़ी तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ आरा रखी हैं इस हवाले से, और उसमें से एक राय ये है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारी जगहों पर इसी तरह मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं जो कि कब्ज़ा हुए में हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इलीगल बिल्डिंगें, इमारत जो हैं वो बनी हैं, मगर उनको भी इसी तरह शहरी चाहते हैं कि खाली करवाया जाए और चीज़ें हों। और अगर ऐसा नहीं होता तो मखसूस इस तरीके के सिलसिले को भी शहरियों के जहनों में सवाल उठता है। तो इस चीज़ को एक ही आप अगर मैं ये कहूँ अली रज़ा कि आप ये समझते हैं कि ख़ुद गालिबन जो बानी थे उनको तो खैर अपनी उन्होंने निसाब से, सियासी निसाब से निकाल ही दिया गया है, लेकिन बहरहाल ये जो दो मरकज़ थे या जिसे खुर्शीद मेमोरियल हॉल कहें, सेक्रेटेरिएट थे, इसमें भी कोई दिलचस्पी उनके जो धड़े या सियासी वारिस हैं उनकी नहीं थी, और गालिबन उनकी ख्वाहिश भी नहीं होगी शायद कि वो उधर जाएं, इसीलिए वो सबों ने अपने अपने मरकज़ बना लिए हैं। ऐसा ही अली रज़ा, बिल्कुल क्विक स्पेसिफिक बताइए। जी, मौजूदा सूरत हाल तो यही बताती है कि अब मोहल्ले, और लोग तो ये बातें भी करते हैं कि कल ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मोहल्लों तक बात है कि PIB है, मुहद्दराबाद है, वो गलियों और उस तक ना चली जाए। तो इस सूरत हाल को भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह दड़े बन रहे हैं और इलाकों के अंदर बट रही है पूरी एमक्यूएम जो कि कभी साथ हुआ करती थी, तो अब जिस तरह ये धड़ाबंदियाँ हो रही हैं, सामने आ रही हैं, तो लोग तो इसी तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। मगर हमें ऐसा सामने इस केस को लेके जो है वो कोई ऐसा शिद्दत बयान भी कोई सामने नहीं आया, और ना इसको इस तरह डिस्कस। अलबत्ता कारकुनान या हम जो हलकों में बैठ रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, उसमें यकीनी तौर पे मुख्तलिफ आरा जो है वो रखी जा रही हैं, मगर जो लीडरशिप है उसकी तरफ से अब तक इस हवाले से अली रज़ा, शुक्रिया अली रज़ा, हमें बहुत तफसील से बता रहे थे कि इसकी मिल्कियत कोई एक नहीं, ये 9 फलाई प्लॉट हैं, और क्योंकि फलाई प्लॉट थे जिन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया था, इसीलिए सिंध हुकूमत ने इसको वापस ले लिया और वहाँ मेडिकल सेंटर खोल दिया। हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं कोशिश काफ़ी देर से कर रहा था, एक दो रहनुमाओं से, डॉक्टर फारूक साद तत्तार समेत MKMP की क़यादत से, कि उनका रद्दमल इस बारे में मालूम किया जाए कि 4 दहाई तक जहाँ पर उन्होंने अपना बचपनी कहूँगा, नौजवानी कहूँगा, उम्री गुजारी, और वो आज जब चला गया या छिन गया, और जिस पे वो दावा भी करते थे कि वो हमें वापस किया जाए, इस पर वो किसी रद्दमल का इजहार करेंगे या सिर्फ महज खामोशी इख्तियार करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने ब्यूरो चीफ से, जो इसके सियासी तनाजुर में हमें बताएंगे कि 9-0 और ये जो खुर्शीद मेमोरियल हॉल को जो खाकिस्तर किया गया है, इसके मुस्तकबिल में क्या नताइज पड़ेंगे। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और जी हाँ, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किसी सीनियर रहनुमा से या PSP या और जो बाकी धड़े हैं डॉक्टर साहब, इनमें से किसी से इस पर रद्दमल मालूम किया जाए कि क्या वही समझते हैं कि ये अच्छा हुआ, किस्सा ख़त्म हुआ, पाक हुआ, बानी चले गए, उनके साथ उनकी बाक़ियात का भी वजूद ख़त्म हो गया और वो एक नई जमात की हैसियत से नए बयानिए के साथ खड़े हैं। मैं ज़िले हैदर हमारे ब्यूरो चीफ हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ख़ास तौर पर सिंध की शहरी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, और उन्होंने उरूज और ज़वाल दोनों देखा। शुक्रिया ज़िले हैदर। ज़िले, ये जो शहर पर आपको इल्म है, और मैंने कहा आप तो यानी शाहिद रहे हैं, आपने कवर बहुत डिटेल में किया है, और उसका जो पहले ख़बर आई कि शॉर्ट सर्किट के से जल गया उनका मरकज़ कहते हैं, फिर इस खुर्शीद मेमोरियल हॉल के हवाले से ख़बर आई और कि वो कब्ज़े में ले लिया गया, वहाँ ED सेंटर खोल लिया गया, लेकिन किसी जानिब से कोई रद्दमल नहीं आया। जबकि अक्सर व बेशतर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत उस पर हक़ मिल्कियत दावा करती थी, कहती है खुलवाना चाहती थी। ज़िले हैदर।
बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखिए ये 90 से करीब और उससे मुतसिल इमारत है, थोड़ा सा फासले पर कायम है। यहाँ पे जो है 57 कमरे थे इस बिल्डिंग में, खुर्शीद मेमोरियल हॉल के नाम से। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ होती थी। ज़्यादातर जो है वो जो बानी MQM है वो यहाँ पे अपने कारकुनान से ख़िताब किया करते थे। कई ऐसे लीडरान जो MQM अब छोड़ चुके हैं और आज मुख्तलिफ तंजीमों के या तो सरबराह हैं या कराची में MQM पाकिस्तान में शमूलियत है, कुछ की PSP में शमूलियत है, तो कुछ की MQM हकीकी में शमूलियत है। तो वो लोग यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ बैठ के वो कराची को चलाया करते थे। अब जो है 2016 से ये इमारत क्योंकि बंद थी और 2010 के जो हाईकोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में इसको कहा गया है कि इस पे जो है वो अब डॉक्टर आसिम जो है उनके हॉस्पिटल के सुपुर्द कर दिया जाएगा और यहाँ बैठ के मज़ीद कुछ काम होंगे। लेकिन दूसरा सवाल जो आपका था कि इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, तो देखिए ये आवाज़ तो उठाना उन लोगों का हक है जो वहाँ उस ज़माने में बैठा करते थे 2016 से पहले, जब बानी MQM के ख़िलाफ़ और MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। वो वहाँ बैठते थे और वहाँ बैठ के बड़े अहम फैसले किया करते थे, किसी के हक़ में होते थे तो किसी के ख़िलाफ़ होते थे। आज वो अभी भी वो लोग कराची में मौजूद हैं और एक एक पार्टी को चला रहे हैं और उस पार्टी के जो है वो करता धरता है, कुछ जो है हुकूमत में भी हैं। उनको चाहिए था कि वो इस इमारत को रोकते, इस इमारत को रुकवाते, क्योंकि ये एक ट्रस्ट की ज़मीन है और उस पर एक ट्रस्ट ही कायम था खुर्शीद मेमोरियल हॉल पे। तो इसको आवाज़ उठाने के लिए हमें बड़ी हैरत हुई है, बल्कि कराची के मुख्तलिफ जो रहने वाले हैं या शहरी हैं उनको बड़ी हैरत हुई है इस बात पे कि इसमें आवाज़ उठाने वाले अब तक कोई सामने नहीं आया है। MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अपनी जगह है, लेकिन वो लोग जो उस वक्त खुर्शीद मेमोरियल हॉल में बैठा करते थे, मुख्तलिफ कमरों में बैठा करते थे, मुख्तलिफ काम किया करते थे और ये दावे करते थे कि खुर्शीद मेमोरियल हॉल में बैठ के जो है कराची में रफ़ाई और फलाही काम किए जा रहे हैं, वो लोग आज भी कराची में मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हैं। एक और भी इबाहम इस सिलसिले में है ना कि ये पहले तो एक जगह थी, फिर बहुत सारे प्लॉट थे, फिर पार्कों को, फिर चाइना कटिंग, यानी कोई 9 के या 10 के करीब फलाही प्लॉट थे जो बनाए गए थे फलाही प्लॉटों पर। उन पर इन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट कायम किए, इस पर अपने मुख्तलिफ दफातर बनाए, वहाँ हॉस्टल बनाए, आप तो वो सब देख चुके हैं। और यहाँ उस वक्त तक मुझे नहीं इल्म के कानूनी या गैर कानूनी तौर पर जो बिजली लगी थी, गैस लगी थी, पानी आता था, बिल भी शायद दिए जाते होंगे टेलीफोन वगैरह के। यानी खुद ये जो आप जैसा कि कह रहे थे कि इस वक्त ये लोग जो मौजूद हैं उनके MQM के वारिस होने के दावेदार, बानी के नहीं, तो ये उनकी जो खामोशी है, जो आप जैसा कि आप कह रहे थे, इसको हम रजामंदी समझें ज़िले हैदर? बहुत अच्छा सवाल किया मुझे साहब आपने कि जो हुकूमत में लोग हैं उनकी रजामंदी वाला सवाल जो आपका है, इससे आप ये देखें कि जब ये बना था तो उस वक्त भी ये MQM जो थी वो सिंध गवर्नमेंट में थी और उनकी रजामंदी से ही ये बिल्डिंग और ये इमारत तामीर कराई गई थी और इसमें काम जारी था। अब जब पहले कुछ वाक़या हुआ, शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा था कि 90 की में आग लग गई, जबकि वहाँ पे 2016 से बिजली जो है मुनक़ता, आखिरी बिल जो है वो 2015 में पे किया गया था। उसके बाद वो इमारत ख़त्म हो गई। अब खुर्शीद मेमोरियल हॉल की बारी थी, जिसके बाद वही लोग जो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट में शामिल थे और MQM में शामिल थे, वही लोग आज भी सिंध गवर्नमेंट में शामिल हैं और MQM पाकिस्तान के नाम से जो है वो नया साशे पैक में यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो भी चुप हैं, वो नहीं रोक रहे काम को, वो इस इक़दाम को नहीं रोक रहे। और ना वो ये कहने के लिए कि वो, अब उनसे ये सवाल किया जाए MQM पाकिस्तान में जो लोग शामिल हैं कि क्या उस वक्त ये बिल्डिंग गलत थी या आज ये इक़दाम गलत है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो उस वक्त भी शामिल थे इस कारवान में और वो इस कारवान में आज भी शामिल है। तो ये उनको चाहिए बताएं कि ये इक़दाम पहले गलत था या यह इक़दाम अब गलत है, जब ये तोड़ा जा रहा है या मिसमार किया जा रहा है या इस पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये उनको बताना चाहिए और वो बताने का फोर्स किया जाए कि वो बताएं इस बात को कि कौन सा इक़दाम गलत था। अगर पहले वाला गलत था तो वो भी इसमें शरीक थे, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो MQM में शामिल थे और सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे। आज अगर वो तोड़ रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं तो वो आज भी सिंध गवर्नमेंट में शामिल हैं और MQM पाकिस्तान का हिस्सा है या PSP का हिस्सा है। वो तमाम के तमाम लोग खामोश हैं, वो कारकुनान खामोश हैं। तो ये एक हैरत की बात है। एक ज़िले ये भी है कि जैसे मैंने कहा, मैंने भी एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से और आपने भी एक सहाफ़ी की हैसियत से ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि ख़ास तौर पर 1988 के इलेक्शन, जो पहला इलेक्शन थे,
उस वक्त जो है अगर MKM की 12 शायद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ वो बैसाखियाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, अरकान शामिल ना होते तो उनकी हुकूमत नहीं बनती। इसी तरह बहरहाल वो फिर अलहदा हुए, लेकिन उस वक्त तो खैर पहली बार नाकाम हो गई थी। तो जो भी हुक्मरान था, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बहरहाल वो 52 निकात थे, बेनज़ीर साहिबा वहाँ आई, फिर नवाज़ शरीफ साहब जब हुकूमत करने से वो आए, उसके बाद इवन ये कि आसिफ जंजुआ वहाँ पर आए, ग़ुलाम इसा खान आए, बहरहाल कोई सियासतदान ऐसा नहीं था जो वहाँ हाज़िरी लगाता ना हो। तो ये जो बानी जो गए हैं, उसके बाद हम ये समझें कि जो उनके जो धड़े हैं या बाक़ियात हैं वो उनके नज़रिए को, उनकी सोच को, इज़्ज़त क़यादत से तो उनको ये भी था ना कि उनको सॉरी टू से आपने भी देखा होगा कि उनके सामने हज़ीमत आमेज़ उनके साथ सलूक किया जाता था, और ख़ास तौर पर वो जो अगस्त का तारीख़ी दिन है या उससे पहले कभी। तो अब जो है हम समझें कि बानी के साथ, मुत्तहदा के साथ और ये जो मराकज़ के साथ वो सोच अब उनके बाक़ियात में नहीं है, ना वो चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, या नज़रिया महाजरियत के हवाले से, शहरियत के हवाले से। ज़िले देखिए, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो नज़रिया जिस पे MQM बनाई गई थी और जिस पे वो फेमस हुई थी, और कराची और हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के बाद हिस्सों की जो है वो फेमस जमात थी, वो एक नज़रिए पे कायम थी। उसका बानी इस वक्त जो है जो भी हो, लेकिन वो एक नज़रिए पे कायम थी और तमाम के तमाम ये उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद देखा गया कि वक्तन फ़वक्तन कैटेगरी वाइज जो है वो लोग इसमें से निकलते गए, लेकिन वो निकल गए, वो उस इख्तलाफ के बाइस निकले। फोर्सेस पे जो अटैक किया गया बानी MQM की जानिब से या एंटी स्टेट बातें की गई, वो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम उस नज़रिए की तो वो हिमायत करें जो वो पहले उसमें शमूलियत अख्तियार की थी। वो शमूलियत पहले वाली गलत थी या ये निकलने वाला इक़दाम उनका गलत था, इसको जस्टिफाई करना हर उस बंदे का, उस लीडर का जो कि MQM से वाबस्ता रहा है, उसको जवाब देना होगा बात पे वो सही था, पहले वाली बात पे या इस बात पे कि जो उसने MQM को छोड़ दिया है, या वो किसी भी ऐसी चीज़ पे जो कराची के साथ ज़्यादती हो रही हो, कि कराची के हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही हो, वो तमाम के तमाम अफराद जो उस वक्त बड़ी आवाज़ें असम्बलियों में उठाते थे, चाहे वो बल्दियात की असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, धुआंधार जो तकरीरें करते थे कराची के हकूक़ के लिए, आज उनकी आवाज़ और उनका जो ज़ुबान है वो उसी तरह खामोश है जितनी ज़ोर से वो तकरीर किया करते थे। आपको इल्म है कि MQM के हवाले से और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात की हैसियत से जो 3 दहाई तक राज करती रही और किसी न किसी सूरत में आज भी मौजूद है, जिस तरह उस आग लगी, जिस तरह कब्ज़े में लिया गया, कई एतबार से बड़ा अहम है। हम चलते हैं एक ब्रेक के बाद, इस पर गुफ्तगू मज़ीद होगी बाद में। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज बहरहाल एक अदालत का बहुत बड़ा फ़ैसला आया कि इमरान खान साहब पे यूँ तो बेशुमार केसेस लगे, लेकिन उनमें एक केस दहशत गर्दी का भी था, और दहशत गर्दी इस ज़िम्रे में उन पर लगी कि उन्होंने एक सेशन जज खातून को धमकी दी थी और उन्हें हैरेस किया था। और वैसे तो तोशाखाना केस भी ऐसा है, फिर ममनुआ फंडिंग का केस भी है, लेकिन दहशत गर्दी का जो इल्ज़ाम था तहरीक इंसाफ के सरबराह पर एक ऐसा था जिस पर उन्होंने बहरहाल पब्लिकली शदीद मदद की। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम शरीफ शाहीन साहब मौजूद हैं। तब मेरे ख्याल में ये जो इस तरह का फ़ैसला जो हुकूमत ने किया कि दहशत गर्दी तक का इल्ज़ाम इमरान खान से पे लगाया, तो गालिबन काफ़ी दुनिया में सुबकी हुई और इसीलिए अदालत ने एक बहुत ही दो टोक फ़ैसला दिया। तो मेरे ख्याल में इसके बाद इमरान खान साहब को ये तो शिकायत नहीं होनी चाहिए ना कि तमाम अदालतें छोटी बड़ी जो हैं वो उनके साथ कोई गैर जानिबदाराना सलूक नहीं करती। शाहीन भाई। रेलवी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, पूरी दुनिया में जिस तरह सुबकी हमारे पाकिस्तान की हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक इतना मोस्ट पॉपुलर लीडर जिसके खिलाफ पिछले 5 महीनों में 19 FIR कटी,
और उसके अलावा देखें, कोई एक करप्शन का मुकदमा नहीं ये बना सके, कोई ऐसा मुकदमा नहीं बना सके जिसको आप कह सकें कि जो जिसमें सर्च चांस हो, सिवाय इस बात के पुलिस का मिसयूज करके। और स्पेशली देखें, इमरान खान की ने तो कभी अदालतों से तो कभी गिला नहीं किया, इर्रेस्पेक्टिव के जो एक बात की थी और उस पर भी उन्होंने रेगरेट किया कि मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं थे, और उसमें भी लीगल एक्शन की बात की थी। आज भी कोर्ट ने जो कहा है वो आपके सामने है। पिछली तारीख में भी कहा कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, जेटी आपने बना दी, पुलिस को हम देखना चाहते हैं कि क्या ये इम्पार्शल होके कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हैं या नहीं करते हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, 2-3 तारीखें दी, और उसके बावजूद वो अपनी बातों पे मुसर रहे और स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना के ले आए और उन्हें आकर के बड़ा कहा कि दहशतगर्द इससे बड़ा कोई है ही नहीं, पैदा नहीं हुआ। तो कोर्ट ने बहरहाल आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स उन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ा डिलीट कर दी और केस ख़त्म कर दिया टू दैट एक्सटेंट। मैं समझता हूँ कि देखें, पिछले 5-6 महीनों में जो सूरत हाल आपके मुल्क में दरपेश हुई है, इससे तो कोई मुबर्रा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का तमाम मैक्सिमम मीडिया ग्रुप, आपका पाकिस्तान की तमाम मुक़्तदर ताकतें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फॉरेन ताकतें जिसमें अमेरिका स्पेशली शामिल है, वो तो सारे एक पेज पे थे और सब ने मिल के इमरान खान को दबाने की कोशिश की। लेकिन उस बंदे ने जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ पब्लिक में चला गया। वो लंदन लेकिन शाहीन साहब एक और बात भी तो है ना कि चले इमरान खान साहब पे तो इन खातून सेशन जज, लेकिन माजी में मैंने ये देखा, ख़ास तौर पर मैं जब अपने बड़े मोहतरम चौधरी इत्तेदाद हों, अली अहमद कुर्द हों, मुनीर मलिक हों, जो कहते हैं जी बड़ी तारीखी उन्होंने तहरीक चलाई थी, उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि आपकी जो बिरादरी है, वकला बिरादरी, वो भी बहुत सरकश हो गई। कितने उन्होंने ताले डाले जजों के, कई जगह बाकायदा तशद्दुद पर उतर आए। इवन बाद बड़े मोहतरम जो उनके सियासी मुखालिफ थे उनके साथ क्या क्या सलूक नहीं किया गया। तो वो जो इमरान खान ने तो ये चले एक जलसे में तकरीर में ये कहा ना कि ज़ेबा चौधरी आप ज़रा ख्याल करें, आपके यहाँ तो अमली तौर पर आपकी बिरादरी ने जो वाक़यात की एक बड़ी फहरिस्त है, मैं अगर आपको सुनाऊँ, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कोर्टों में जजों को बंद कर दिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अभी हाल ही में इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती दहशतगर्दी की? देखिए बरेलवी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं एजाज एहसन को कोट करूंगा। एजाज एहसन साहब से पूछा गया कि जी अदलिया अब आज़ाद हो गई है, अब आप क्या कहते हैं? और ये तो लॉयर्स मूवमेंट की तहरीक की कामयाबी के बाद उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी जज मुतकब्बर हो गए हैं और वकील मुतशद्दिद हो गए हैं। देखें, कुछ अच्छी चीज़ें आई। एक अच्छी चीज़ ये आई है कि बहरहाल एक प्रिंसिपल तय हो गया कि नो मार्शल लॉ इसके बाद को, नो एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स मूवमेंट के बाद। लेकिन बुरी चीज़ें भी हमारे अंदर आ गई। एक था फेज़ वन को हम जब कामयाब करने में कामयाब हो गए तो सेकंड फेज़ में जाना चाहिए था। सेकंड फेज़ था कि हमें जजेस अच्छे लगाने थे, हमें वकीलों को एक मुल्क की तकदीर को संवारने के लिए, जस्टिस सिस्टम को मजबूती के लिए हमने मिल के काम करना था। खा हमारी बार एसोसिएशन है, खा हमारी अदलिया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम इस पर नाकाम रहे हैं और आज भी मैं समझता हूँ कि हम बार एसोसिएशन या बार काउंसिल हमको आइडियल नहीं रहे। हमारे से गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हो भी रही हैं, लेकिन ना जजेस आइडियल हैं, ना हम लोग आइडियल हैं। नहीं, आपकी मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तो शाहीन साहब ये कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। और गालिबन एक बार मैंने पहले भी जब एक मेरे प्रोग्राम में बहुत पहले आए थे जैसे नासिर असलम जाहिद साहब, उनसे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला जैसे केस जिसके तमाम शवाहिद थे, आपने एक मामूली सी सज़ा भी उस पर नहीं दी। और इसीलिए जब वो सुप्रीम कोर्ट ही का जब जो है वो सियासी बुनियादों पर जो है आपने या जो भी था नज़रअंदाज किया, तो उसके बाद तो आप देखते हैं कि तवातुर से फिर अदालतों का तकद्दुस भी और जजेस का तकद्दुस भी कायम नहीं रहा ना। सर, बात यह है कि अदालतों का तकद्दुस अदालतों के फैसलों से होता है। ठीक बात है आपकी कि जो हमला हुआ उस पर दहशतगर्दी बनती थी या जो भी कानून हरकत में आना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम 139 में से अगर 130 नंबर पे बैठे हुए हैं तो हमने अदलिया में अगर इंसाफ देने शुरू कर दें तो अदलिया का वक़ार और वकला का वक़ार दोनों का बुलंद होगा। अगर हम इंसाफ नहीं दें, सिर्फ खाली
इस तरीक़ाकार के मुताबिक के कंटेम्प्ट लगाएं या सजाएं दें या दहशतगर्दी के मुकदमात बने, इससे ना तो जस्टिस सिस्टम हमारा ठीक होगा। और आप देखें ना, जस्टिस सिस्टम का पार्ट है हम सब, पुलिस भी हमारा पार्ट है जस्टिस सिस्टम का। हालात क्या हैं, ये पॉलिटिकल विल के ऊपर चलते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के सिर्फ ख्वाहिश के मुताबिक जो झूठी FIR आप चाहें, आप जिधर चाहें पाकिस्तान के किसी हिस्से में आप दर्ज करा के ले आइए। आप पॉलिटिकली आप मुखालिफ हैं इस मौजूदा रजीम के, तो आप जो चाहें करवा लें पुलिस से, और अगर उसके हामी हैं तो जितना बड़े से बड़ा जुर्म करें उसको पूछेगा ही कोई नहीं। हमने जस्टिस सिस्टम को ठीक तरीके से जिस तरह चलाना चाहिए था आइन के मुताबिक हमने नहीं चलाया, और ज़ाहिर है जब आइन के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, पसंद नापसंद से पॉलिटिकल लीडर्स की विल और विम के मुताबिक इदारे कायम करेंगे तो इदारों का तकद्दुस ख़राब होगा, ज़ाहिर इदारे स्ट्रेंथन नहीं होंगे। और इदारों के दरमियान, स्टेट के दरमियान अगर लोगों को अगर डिफ्रेंशिएट करके आप देखेंगे, एक बड़े से बड़ा जुर्म करता है अगर वो वफाकी ठीक है मोहतरम, तो मतलब शरीफ शाहीन साहब, इसको यकीनन एक अच्छा अदालती फैसला कहा जाएगा कि उन्होंने एक इंतहा पसंदाना, जिसे मैं कहूँगा शिद्दत पसंदाना इल्ज़ाम जो लगा था, यानी PTI या किसी की भी सियासी लीडर पे ये लगे कि वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है, कि उसे किसी जज के बारे में कहा, तो अदालत का जो मैंने फैसला आया एक बड़ा इसको शाफ़ी फैसला कहा जाएगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।